हेलो बच्चों। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अभी तक हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने नर और मादा जननांगों की संरचना को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं परागण के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, कि किस तरीके से परागकण स्त्री केसर तक पहुंचते हैं, यानी कि मादा की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, है ना। तो देखिए, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, है ना। परागण दो टाइप का होता है। एक होता है स्वपरागण यानी ऑटोगैमी, और एक होता है परपरागण यानी एलोगैमी। एलोगैमी को अपन क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, है ना। स्वपरागण का मतलब क्या है कि परागण जो है वो एक ही पुष्प के भीतर होता है ना, एक ही पुष्प में हो रहा होता है, तो उसको स्वपरागण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नर और मादा जननांग जो हैं उसी पुष्प में पाए जाते हैं। तो पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प होता है। नर और मादा जननांग जब एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं तो वो क्या होता है? वहां पर स्वपरागण होता है। और जब अलग अलग पुष्पों पर पाए जाएंगे तो उसको कहते हैं परपरागण। लेकिन परपरागण भी दो टाइप का होता है। एक होता है जिटेनोगैमी और एक होता है जीनोगैमी। ये जो नाम है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। ये जिटेनोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है, एलोगैमी क्या होता है ना। तो देखिए, परपरागण दो टाइप का होता है। एक होता है जिटेनोगैमी और एक होता है जीनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होता है? नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, लेकिन एक ही प्लांट पर रहते हैं। मतलब एक ही प्लांट के अलग अलग पुष्पों पर जब नर और मादा जननांग पाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी कहते हैं, है ना। लेकिन जब नर और मादा जननांग जो हैं वो एक ही पादप पर नहीं होते हैं, अलग अलग पादपों के होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं अपन जीनोगैमी। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, चलिए देखिए, स्वपरागण में नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। इसके अलावा ये संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक रूप से स्वपरागित होता है, यानी स्वपरागण होता है इसमें। अब इधर देखो, जिटेनोगैमी में क्या होता है? नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर होंगे। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से तो क्या होते हैं? परपरागित होते हैं, लेकिन आनुवांशिक रूप से क्या होंगे? स्वपरागित होंगे। क्यों? क्योंकि आनुवांशिक संगठन तो दोनों का एक ही है, वो एक ही प्लांट के पुष्प हैं दोनों, तो इनका आनुवांशिक संगठन तो समान ही होगा। हो सकता है कि इन दोनों पुष्पों की संरचना थोड़ी अलग अलग हो जाए, इनका कार्य थोड़ा सा अलग हो जाए, लेकिन आनुवांशिक संगठन तो एक ही है ना, क्योंकि एक ही प्लांट के पुष्प हैं। ठीक है, इसलिए आनुवांशिक रूप से ये दोनों समान होंगे। इसी तरीके से जीनोगैमी में क्या होता है? अलग अलग प्लांट के पुष्प होते हैं। इसके अलावा ये संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक रूप से भी अलग होते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही अलग अलग हो गए, है ना। ठीक है, आगे चलिए। तो सबसे पहले अपन स्वपरागण के बारे में जानेंगे और उसके बाद में अपन परपरागण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। स्वपरागण क्या होता है या फिर सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी क्या होती है? देखिए, एक ही पुष्प में परागण होता है, ये आपको पता है, और परागकण और गुरु बीजाणु आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। पुष्प कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी होता है, यानी स्टिग्मा और एंथर जो है वो पास पास स्थित होते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, स्वपरागण को सुनिश्चित करने वाले उपकरण, इनके बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वपरागण को सुनिश्चित करने वाले उपकरण का मतलब है कि स्वपरागण को बढ़ावा देना। ऐसे उपकरण जो स्वपरागण को बढ़ावा देते हों, ऐसी युक्तियां, ठीक है, जो स्वपरागण को क्या करती हों? बढ़ावा देती हों, तो उनको कहेंगे अपन क्या? स्वपरागण को सुनिश्चित करने वाले उपकरण, है ना। तो देखिए, सबसे पहला है अपना द्विलिंगी पुष्पों की उपस्थिति। अगर पादप बाइसेक्सुअल है तो स्वपरागण आसानी से हो जाएगा, मतलब स्वपरागण को बढ़ावा देगा, है ना। समझ में आ गई कहानी? ठीक है। दूसरा, होमोगेमी यानी समकाल पक्वता। इस स्थिति में नर और मादा जननांग दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, तो उसको कहते हैं समकाल पक्वता। दोनों एक ही समय पर मैच्योर हो गए, पक गए, तो परागण आसानी से हो जाएगा, स्वपरागण आसानी से हो जाएगा, है ना। स्वपरागण को बढ़ावा मिल जाएगा।
जिस समय पर परागकोश का स्फुटन होता है उसी समय पर क्या हो जाएगा, जो स्त्री केसर की वर्तिकाग्र है वो भी ग्राही बन जाएगी, है ना। और ये किस किस में पाया जाता है, आलू में, मिराबिलिस जलापा में, कैथेरेंथस में समकाल प्रकृता होती है। दोनों का टाइमिंग जो है वो एक ही होता है ना, तो स्वयं परागण आसानी से हो जाता है। तीसरी है अनुन्मीलिता यानी क्लैस्ट्रोगेमी। देखिए अनुन्मीलिता क्या होती है कि इसका अर्थ होता है पुष्प की बंद संरचना। पुष्प की बंद संरचना, जब पुष्प की बंद संरचना होती है ना तो उसमें बाहर से कोई परागकण आ नहीं सकता है ना। जैसे कि मटर है, कॉमेलिना है, ऑक्जेलिस है, बालसम है, इन सब में क्या होता है, पुष्प की बंद संरचना होती है ना। तो इस प्रकार की संरचना का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि परागण कारकों की अनुपस्थिति में भी परागण व बीजों का निर्माण सुनिश्चित है। मतलब बाहर से कोई हवा, पानी, जल इनको नहीं भी मिला तो वो अपने भीतर ही जो स्टेमन है वो परागकणों को गिरा देंगे वर्तिकाग्र पर और परागण हो जाएगा, है ना। इस तरीके के प्लांट हैं जिनमें जो है बंद संरचना होती है पुष्प की। इसके अलावा कलिका परागण, ये भी कलिका परागण भी क्या होता है, स्वयं परागण को बढ़ावा देता है। कुछ प्लांट्स में पुष्पों में कलिका खिलने से पहले ही परागण हो जाता है। मतलब कि मैच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले ही क्या हुआ कि परागण हो गया। इसका मतलब है कि मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर फेज में ही परागण हो गया है। परागण जल्दी से क्या कर दिए, उसको परागित कर दिए इस तरीके से को। वैसे क्या हुआ कि बाहर से जो प्लांट के परागण हैं वो इस तक पहुंच ही नहीं पाए, है ना। और ऐसा होता है गेहूं में, चावल में, मटर में, है ना, कि बाहर से दूसरे प्लांट्स के जो परागण हैं वो आ ही नहीं पाते, उससे पहले ही क्या हो जाता है, परागण हो जाता है कलिका परागण के द्वारा, है ना। अब देखिए स्वयं परागणता के लाभ क्या क्या होते हैं। स्वयं परागणता का सबसे अच्छा लाभ है कि इसमें शुद्ध वंशक्रम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो प्लांट है वो एक ही है, पुष्प भी एक ही है, तो क्या होगा कि नर और मादा जन्नांग दोनों एक ही पेरेंट से आए हुए हैं, तो शुद्धता जो है वो जनकों की बनी रहती है इसमें, है ना। और इसके द्वारा जो संकरण प्रयोग हैं उनमें ट्रू ब्रीडिंग प्रजाति उत्पन्न उपलब्ध रहती है ना। इसके अलावा इन पुष्पों को अत्यधिक संख्या में परागकणों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसी पुष्प में दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो बाहर से परागकण लाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा परागकण उत्पन्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन पादपों में पुष्पों को अत्यंत महंगे उपकरण नहीं बनाने पड़ते, जैसे कि महंगा पराग है, सुगंधित चमकीले रंग के पुष्प हैं, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाहर से परागकणों को लाने की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही, है ना। अब स्वयं परागणता की हानियां देख लेते हैं। देखिए इसमें परिवर्तन तो होते नहीं है, तो नए लक्षण भी उत्पन्न नहीं होंगे, और नए लक्षण जब तक नहीं आते हैं तो समझ लीजिए रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी कम रहती है ना। रोगों से लड़ने की क्षमता तभी प्रकट होगी जब कहीं बाहर से कुछ नए लक्षण आए प्लांटों में, है ना। इनकी संतानों में अंतः संकरण हास हो जाता है, मतलब वही संतानें जो हैं वो बार बार दोहराती रहती हैं, तो इनकी दक्षता कम हो जाती है, जिसको कहते हैं अपन अंतः संकरण हास। इसके अलावा इनकी बदलते हुए पर्यावरण के प्रति अनुकूलता कम हो जाती है ना। पर्यावरण जिस तरीके का चल रहा है आज से 50 साल बाद में, और वही स्वयं परागण चल रहा है, तो क्लाइमेट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लांट की कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, प्लांट उसकी दक्षता कम हो जाती है ना। अब पढ़ते हैं अपन पर परागण के बारे में। पर परागण के बारे में यानी एलोगेमी। तो एलोगेमी में क्या होगा, अलग अलग पुष्प होंगे, है ना। जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प या दूसरे पौधे के जायांग पर जाकर परागण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। ये जेनेटिक वेरिएशंस लाता है, यानी कि आनुवंशिक विभिन्नताएं पर परागण के द्वारा ही आएंगी, और इसके लिए परागणकारी एजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परागणों को लाने की जरूरत पड़ेगी किसी अन्य प्लांट से, किसी अन्य पुष्प से, तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, जैसे हवा है, कीट है, पक्षी है, जल है, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। ये ऑटोगेमी से अधिक लाभकारी होता है। क्यों होता है, क्योंकि नए लक्षण बनते हैं, है ना। अब इसको सुनिश्चित करने वाली युक्तियां यानी इसको बढ़ावा देने वाली युक्तियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है ना। सबसे पहला है एक लिंगी पुष्पों की उपस्थिति। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं,
आपको पता है जब किसी पौधे के पुष्प में केवल नर या फिर मादा इनमें से कोई एक मिलता है ना, केवल नर या मादा जननांगों में से केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है, तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं अपन? एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल पुष्प कहते हैं, है ना। और ये यूनिसेक्सुअल पुष्प होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, आपको पता है। एक तो होता है मोनोसिस प्लांट और एक होता है डायोसिस प्लांट। मोनोसिस प्लांट का मतलब है कि जब नर और मादा पुष्प एक ही पौधे की अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं अपन मोनोसिस प्लांट। जैसे कि मक्का है, अरंडी है, ककड़ी है, इन सब में ऐसा होता है। और डायोसिस प्लांट क्या होते हैं? इनको कहते हैं अपन जीनोगेमी, है ना। जीनोगेमी मतलब अलग अलग प्लांट के अलग अलग पुष्प होंगे, है ना। दो अलग अलग पौधों पर जब पुष्प होते हैं तो उसको डायोसियस प्लांट कहते हैं। डायोसियस प्लांट या डायोसियस पुष्प कहते हैं, आप ये कहो, है ना। तो ये क्या है? जीनोगेमी कंडीशन है। और ये कौन सी कंडीशन है? जिटेनोगेमी कंडीशन है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जिटेनोगेमी और जीनोगेमी क्या होते हैं, है ना। उदाहरण क्या है? पपीता है, खरबूज है, कैनेबिस है, इसके अलावा सहतूत भी आपको ध्यान रखना है। उदाहरण समझ में आ रही कहानी? ठीक है। दूसरा जो युक्ति है पर परागण को बढ़ाने के लिए वो है विषम काल पक्वता, डाइकोगेमी। विषम काल पक्वता का मतलब होता है कि नर और मादा जननांग अलग अलग समय पर पकते हैं, अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, है ना। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रोटेंड्री हो जाए यानी पूर्णता हो जाए, यानी पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए, या फिर क्या हो जाए? प्रोटोगेमी हो सकती है, यानी स्त्री पूर्वता हो सकती है, यानी स्त्री केसर पहले परिपक्व हो सकता है। या तो पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए या फिर स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाए, है ना। दो ही तरीके से क्या हो सकता है? विषम काल पक्वता हो सकती है। तो पुंकेसर किन में परिपक्व होता है पहले? जैसे सालविया है, सनफ्लावर है, कॉटन है, इनमें क्या होता है? पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है। मिराबिलिस जलापा, है ना, कुर्सी फ्लावर और रोजिएसी कुल के प्लांट्स में स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है। और पहले परिपक्व हो गए तो इसका मतलब क्या है कि अब ये अपने पुष्प के दूसरे लिंग के साथ में तो निषेचन करेंगे नहीं, ये किसी दूसरे पुष्प के पास में जाएंगे, है ना। जो पहले परिपक्व हो जाएगा वो पहले किसी दूसरे के पास में भग जाएगा, पहले ही भग जाएगा, है ना। तो पर परागण हो जाएगा। तीसरी जो युक्ति है वो है उन्मीलता। मैंने स्वपरागण में क्या बताया था? उन्मीलता यानी पुष्प की बंद संरचना बताई थी। तो यहां पर क्या होगी? पुष्प की खुली संरचना होगी, है ना, उन्मीलता होगी। और ये किसमें पाई जाती है? अधिकांश एंजियोस्पर्म में ऐसी ही कंडीशन मिलती है, पुष्प की खुली संरचना मिलती है, जैसे कैप्सिला है, आम है। चौथी जो कंडीशन है वो है प्रोपोटेंसी यानी पूर्व दक्षता। पूर्व दक्षता में क्या होता है? इस अनुन्नय क्रिया में समान जाति के अन्य पादप से आने वाले परागकण उसी पुष्प के परागकण की तुलना में तीव्र गति से क्या करते हैं? अंकुरण करते हैं। मतलब क्या हुआ? देखिए, ये क्या है? ये पूरा जायांग है, इस तरीके से है ना, और ये इसके वर्तिकाग्र है। अब एक तो ऐसा परागण है जो उसी पुष्प का है, इसी पुष्प का परागकण है ना, और एक ऐसा परागकण है जो किसी अन्य प्लांट से आया है, यहां पे ये रहा, है ना, किसी दूसरे प्लांट से यहां पर आया है। तो ये जो दूसरे प्लांट से आने वाला परागकण है ये क्या करता है? ये बहुत जल्दी पराग नलिका का निर्माण कर लेता है, और जो खुद का परागकण है ये बहुत धीमा करता है, ये बहुत धीमी गति से क्या करता है? पराग नलिका बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पर परागण हो जाएगा, है ना। ये कहां पर मिलता है? अंगूर में और सेब में, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब होता है जब कोई अवरोध, यांत्रिक अवरोध बन जाए। कहां पर बन जाए? जायांग और पुमंग के बीच में, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर के बीच में जब कोई यांत्रिक अवरोध बन जाता है, स्त्री केसर और पुंकेसर के बीच में जब कोई यांत्रिक अवरोध बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? हर्कोगेमी कहते हैं। देखिए, ये तो स्त्री केसर हो गया ये वाला, और ये पुंकेसर हो गए, और इनके बीच में ये यांत्रिक अवरोध आ गया इस तरीके का। मान के चलिए कोई दलपुंज बड़ा हो गया या बाह्य दलपुंज आ गया,
तो ये स्त्री केसर और पुंकेसर को क्या नहीं करने देता है, मिलने नहीं देता है ना। और जब मिलने नहीं देगा तो किसी अन्य प्लांट का क्या होगा, परागण आएगा इस पर और परागित कर देगा, है ना। तो क्या होगा, पर परागण को बढ़ावा मिल जाएगा। और ऐसा किन प्लांट्स में होता है, कैलोट्रोपिस में, ग्लोरियोसा में और ऑर्किड्स में। नेक्स्ट है आपकी विषम वर्तिकाग्र, और इसको भी आप कर ही लो। देखिए, इस क्रिया में वर्तिकाओं की लंबाई एवं भूतंतुओं की लंबाई में बहुत अंतर होता है। मतलब क्या हुआ कि वर्तिका या तो छोटी हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है ना। जब छोटी या बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो परागकण हैं उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो स्वयं परागण संभव नहीं होगा, फिर पर परागण कराना पड़ेगा। देखिए, दो टाइप का हो सकता है, एक है आपका डाई हेट्रोस्टाइली और दूसरा है आपका ट्राई हेट्रोस्टाइली। डाई हेट्रोस्टाइली में क्या होगा, दो अलग अलग प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, डाई हेट्रोस्टाइली। और यहां पर क्या होगा, तीन प्रकार के पुष्प उत्पन्न होंगे, है ना। जैसे मान के चलिए डाई हेट्रोस्टाइली की बात करें तो एक में क्या है, छोटा पुंकेसर रह गया, ये मादा जन्नांग थोड़ा बड़ा हो गया, पुंकेसर छोटे रह गए, तो वो मादा जन्नांग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और स्वयं परागण नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से दूसरे में क्या हुआ कि जो वर्तिकाग्र है वो छोटी रह गई और पुंकेसर बड़े हो गए, नीचे लटक गए बड़े होकर के, है ना। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, पर परागण नहीं होगा, स्वयं परागण नहीं हो पाएगा। और ऐसी कंडीशन मिलती है प्रीमूला और जैस्मिन में, है ना। और ट्राई हेट्रोस्टाइली की बात करें तो इस तरह की कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक में स्टिग्मा लंबी हो सकती है, तो स्टेमन कैसा होगा, छोटा या मध्यम आकार का होगा, उल्टा होगा इसका। इसी तरीके से स्टिग्मा मध्यम हो सकती है, तो स्टेमन कैसा होगा, या तो लंबा होगा या छोटा होगा, मतलब सेम साइज के नहीं होंगे दोनों। इसी तरीके से स्टिग्मा जब छोटी होगी तो स्टेमन क्या होगा, या तो मध्यम होगा या फिर बड़ा होगा। ये गलती से मैंने यहाँ पर छोटा लिख दिया है, यहाँ पर बड़ा होगा, है ना। मतलब दोनों सेम साइज के नहीं होंगे, और जब दोनों सेम साइज के नहीं होंगे तो फिर स्वयं परागण होगा नहीं, पर परागण ही होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी सेल्फ स्टेरिलिटी, स्व अनिश्चितता। देखिए, स्व अनिश्चितता का मतलब होता है कि जब स्त्री केसर स्वयं के परागकणों को एक्सेप्ट नहीं करती है, किसी और प्लांट के परागकणों को एक्सेप्ट करती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, स्व अनिश्चितता कहते हैं, है ना। इस प्रक्रिया में पुष्प का स्वयं का परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं करता है, जबकि किसी अन्य प्लांट का पुष्प का परागकण आसानी से अंकुरित कर जाता है। ठीक है, यह आनुवंशिक एवं जनकीय लक्षण है जो जीन्स द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और इनको कहते हैं अपन सेल्फ स्टेराइल जीन, स्वयं वंध्य जीन, है ना। तो ये जीन्स जो होते हैं वो खुद के पुष्प से परागित नहीं होने देते हैं। देखिए, स्वयं बंधता में निम्नलिखित जटिलताएं आती हैं। पहली है पराग नलिका का नहीं बनना, दूसरी है पराग नलिका की वृद्धि का संदमन होना, तीसरी है पराग नलिका का गलत दिशा में वृद्धि होना, युग्मकों का संलयन ना होना, है ना। तो ये स्वयं बंधता में क्या होती हैं, कुछ जटिलताएं आती हैं। तो ये आपकी युक्तियां पूरी खत्म हो गई। अब है पर परागण के लाभ क्या हैं। तो देखिए, पर परागण से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो उद्भिद विकास हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। पर परागण में आनुवंशिक पुनर्योजन होता है और नई किस्में उत्पन्न होती हैं, नई किस्में विकसित होती हैं, और ये भी उद्भिद विकास हेतु आवश्यक है। स्वयंबंधे पादपों के लिए बहुत उपयोगी है पर परागण। इसके अलावा पर परागणता द्वारा पादपों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा घटिया या अप्रभावी लक्षण खत्म हो जाते हैं, है ना। पर परागण की हानियां क्या हैं, कई बार जाति के कुछ अति उत्तम व प्रभावी लक्षण खराब हो जाते हैं, और इसके द्वारा कई बार कुछ घटिया व अनचाहे लक्षण जो हैं जाति में प्रवेश कर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ अनचाहे लक्षण भी बन जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं। तो ये पर परागण की हानि भी है ना। अब अपने को पढ़ना है पॉलिनेशन एजेंसीज, यानी कि परागण में कौन कौन से कारक यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ना है ना। और मेनली 4 कारक हैं। एक तो वायु है, एक यहाँ पर जल है, ये कीट नहीं है, यहाँ पर जल है ना। एक होता है कीट,
और एक होता है जंतु। ये 4 प्रकार के आपको पॉलिनेशन एजेंसी पढ़नी है और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है।